आज हम हिंदी की फर्स्ट जो हमारी कविता है नवनिर्माण, ये हम पढ़ने वाले हैं। ओके, देखिए नवनिर्माण इस कविता के कवि है त्रिलोचन जी। ओके, सबसे पहले हम थोड़ा कवि का परिचय देखेंगे। स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। अ, देखिए स्क्रीन पे सबसे पहले कवि परिचय है। इसमें त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा, ओके, कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। ठीक है, ये देखिए, ये आपको उनके जो जीवन के बारे में है, ये कुछ मेन मेन जो हाईलाइट किया है मैंने, आपको ये चीजें याद रखनी है। शायद इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ है। आपका वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। ठीक है, इनका वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। और आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काफी सक्रिय थे ये जो त्रिलोचन जी थे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। ठीक है, आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। ओके, आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। इनका निधन इनका निधन हुआ था 2007, और इसमें तारीख नहीं है, 9 दिसंबर 2007 में त्रिलोचन जी का निधन हुआ था। ठीक है, ये हुआ हमारा कुछ कवि परिचय के बारे में। इसमें से आपको जो मतलब जो चीजें, मुख्य चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इनका एक तो जन्म हुआ था 20 अगस्त 1917 को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 2007 में। ठीक है, इसके बाद इनकी कुछ प्रमुख कृतियां है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे रिलेटेड प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है कि इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी है। इनकी प्रमुख कृतियां है धरती, डिंगर, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, ये कविता संग्रह है, और देशकाल कहानी संग्रह, और दैनंदिनी। दैनंदिनी मतलब डायरी होती है जो है ना, जिसको हम डायरी कहते हैं। ठीक है, और हमारा जो ये जो कविता है नवनिर्माण कविता, ये जो गुलाब और बुलबुल है, इसी इसमें से ली है, इस कविता संग्रह में से ली गई है। ठीक है, अब देखो विधा परिचय हम देखेंगे। विधा परिचय में आपको बताया है, ये जो कविता दी है नवनिर्माण कविता, ये है चतुष्पदी कहलाती है। अब चतुष्पदी क्या होता है? तो चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है, या 4 चरणों वाला यानी क्या होता है कि ये चौपाई की तरह होता है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं, या आप यूं कह लो कि 4 पंक्तियों का होता है ये। ठीक है, और इसकी एक प्रमुख विशेषता ये है कि इसकी जो प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। ठीक है, तुकबंदी जानते होंगे आप लोग। तुकबंदी यानी जिसे हम राइमिंग्स कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आजकल ऐसा हो गया कि हिंदी के शब्द हमें समझ नहीं आते, उसको हम इंग्लिश में करें तो ज्यादा समझ में आता है ना। कई बार होता होगा शायद आपके साथ भी ऐसा होता है। जब भी हम हमारे घर में भी पुराने लोग होते हैं तो हमें नंबर बोलते हैं ना, 97 नंबर, या फिर 49 बोलते हैं, तो हम बोलते हैं 49 मतलब कितना होता है ना ऐसा। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें हिंदी समझ नहीं आती, उसे हमें इंग्लिश में समझना पड़ता है। तो देखिए चतुष्पदी है, इस कविता की ये विशेषता है कि ये 4-4 लाइनों में, 4-4 पंक्तियों में डिवाइड किया हुआ है। ये चौपाई की तरह होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। और इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एक विशेषता ये है कि इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपको तुकबंदी होती है। ठीक है, और यह हर हर जो पंक्ति होती है ये अपने आप में पूर्ण होती है, एक दूसरे से क्या होती है, रिलेटेड होती है। ठीक है, और जब हम कविता पढ़ेंगे इसकी, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तब मैं आपको और इसको बताऊंगी कि किस तरह से आपकी पहली पंक्ति में, द्वितीय पंक्ति में और चतुर्थ यानी चौथी पंक्ति में आपको तुकबंदी नजर आएगी।
ठीक है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है ना। एक जो चौपाई होती है हमारी चतुष्पदी यानी 4 चरण की जो चतुष्पदी होती है, ये क्या होती है, ये अपने आप में पूर्ण होती है, और दूसरी चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण रहेगी, यानी पहली अलग दूसरी अलग। ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें पाठ परिचय। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। पाठ परिचय यानी ये कविताएं आपको क्यों दी है, इसमें आपको कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो चतुष्पदियां होता है इसमें कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है, यानी कवि कितने आशावाद दृष्टिकोण रखते हैं। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है, बराबर है कि नहीं। संघर्ष के बिना तो हम कोई भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देता है ना। कवि क्या प्रेरणा दे रहा है यहाँ पे कि हमें हमारे जीवन में जो संघर्ष है उन पे हमें विजय पाना है। जो संघर्ष है हमें उनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो अंधेरा हमारे जीवन में छाया हुआ है उसे हमें दूर करना है, और यही प्रेरणा के साथ कवि ने हमें इस कविता में संदेश दिया है। इसके अलावा और कवि क्या कहना चाहते हैं, तो कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। कवि का कहना है कि आपके जीवन में अगर आपके साथ कुछ भी अन्याय हो रहा है, या कुछ भी आप पे अत्याचार हो रहा है, कुछ भी विषमता यानी आप में कुछ भी जो बात आपको सही नहीं लग रही है, और निर्बलता, निर्बलता मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग बलशाली होते हैं, कुछ निर्बल होते हैं। निर्बल दो तरह से हो सकते हैं, एक तो फिजिकली भी निर्बल होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग मानसिक रूप से निर्बल होते हैं, है ना। तो इन सब की आप मदद कीजिए, जो भी निर्बल लोग हैं, अगर आप में बल है तो आप उनके ऊपर मतलब आप उनके साथ उनके निर्बलता को दूर करने का प्रयास करो। तो आपके जीवन में जो भी आपके प्रति अगर आपके जीवन में कुछ भी अन्याय हो रहा है, आपके साथ कुछ भी अत्याचार हो रहा है, तो उस अन्याय और अत्याचार को से आप लड़िए। ओके, उनसे आप लड़िए, उसको सहन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है ना कि अन्याय करने वाले से ज्यादा सहने वाला अपने क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो अन्याय सहना भी गलत है। तो अन्याय अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, या अत्याचार हो रहा है, या विषमता है कुछ भी आपके जीवन में, और निर्बलता है, तो उस पर विजय पाने के लिए कवि ने आपको क्या संदेश दिया है कि आप बल और साहस एकत्रित करने का कवि क्या करते हैं, आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। मतलब क्या, आपके समाज में भी अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ अन्याय हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, न्याय के लिए आपके बल का प्रयोग कीजिए। मतलब क्या, कि उसे दूर करने के लिए आप अपने बल का प्रयोग करो। मैंने बताया ना, निर्बल लोग दो तरह के होते हैं, कुछ लोग फिजिकली निर्बल होते हैं, कुछ मानसिक, यानी कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है। कुछ लोग फिजिकली है, चलो भाई उनसे नहीं हो पा रहा है तो आप उनकी मदद तो करेंगे ही, और कुछ लोग होते हैं कि जो मानसिक रूप से निर्बल होते हैं। मतलब क्या, जो जो मतलब जिनमें कॉन्फिडेंस का अभाव होता है, जिनको मोटिवेशन की काफी जरूरत होती है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कीजिए, ऐसे लोगों का बल बनिए आप लोग। ठीक है, आप लोग क्या बनिए, उनका बल बनिए, मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ाना है। ठीक है, इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मतलब क्या, कवि का ऐसा कहना है कि हमारे समाज में क्या होनी चाहिए, एक तो समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, और मानवता को होनी चाहिए। ठीक है, समानता यानी क्या, इक्वेलिटी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इक्वेलिटी होनी चाहिए, इक्वल बिहेवियर होना चाहिए सभी के साथ। जैसे ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारे समाज में बहुत सारा ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता होगा, जैसे कि भाई भेद हमको देखने को मिलता है, जैसे स्त्री पुरुष में भेद देखने को मिलता है। मेन तो यही होता है, सबसे बड़ा भेद यही होता है कि स्त्री पुरुष का भेद हो गया, या गरीबी अमीरी का जो भेद होता है।
तो ये भेद नहीं होना चाहिए, ये हर चीज में क्या होना चाहिए, समानता और स्वतंत्रता। कई बार आपने देखा होगा हमें स्वतंत्रता, यूं तो हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, और आपको पता होगा कि इस साल जो हमारा स्वतंत्रता दिवस हम मनाने वाले हैं वो 75th स्वतंत्रता दिवस हम मनाने वाले हैं, यानी कि हमको 75 साल हो जाएंगे स्वतंत्र होने को, पर अभी भी हम मन से स्वतंत्र, सही में हम स्वतंत्र है क्या, इस बात को कवि ने हाईलाइट किया है कि आप आज भी स्वतंत्र हुए हैं क्या, मन से स्वतंत्र है क्या। और मानवता, ये सबसे बड़ी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटी, है ना, नैतिकता, मानवता को स्थापित करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यानी यहाँ पे कविता ने देखिए, कवि ने क्या किया है, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को और बहुत बड़ी चीजों को और बहुत ही गहरी बात कवि ने कही है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि बस हमें भाई हमको डिग्री लेनी है और हमें हमारा ही देखिए, खुद के लिए तो सब कोई जीते हैं, सिर्फ खुद का करना है, खुद की फैमिली को ये करना है, वहां तक तो ठीक है, वो तो सभी का होता ही है, पर उसके साथ ही साथ हमें समाज की प्रगति के लिए भी क्या करना चाहिए, प्रयास करने चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम समानता लाए समाज में, स्वतंत्रता लाए, मानवता लाए, और जो लोग निर्बल है, जो लोग फिजिकली मतलब कि शारीरिक रूप से निर्बल है, जो लोग मानसिक रूप से निर्बल है, उनकी हम मदद करें। समाज में होने वाले जो भी अन्याय है, अत्याचार है, विषमता है, इसको हमें दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, अंधेरा दूर करने के लिए। और इन सब के लिए कवि कहते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, तो संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पाठ, ये हो गया हमारे कवि परिचय के बारे में, विधा परिचय और पाठ परिचय, कि इस कविता में कवि आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, इसमें आपको जो मेन चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है, कवि परिचय, एक तो 20 अगस्त 1917 को इनका जन्म हुआ है, इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 9 दिसंबर 2007 में। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, धरती, दिंगर, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूं मैं, सबका अपना आकाश, ठीक है, देशकाल, एक ये कहानी संग्रह है, और दैनंदिनी। ठीक है, और ये आपको पूछा जा सकता है कि चतुष्पदी क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया कि चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है, जिसमें 4 पंक्तियां होती है, ये एक चौपाई की तरह होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, और जब हम कविता पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से ध्यान में आएगा कि इसके पहली पंक्ति, द्वितीय पंक्ति और चतुर्थ नंबर की यानी चौथी पंक्ति में आपको तुकबंदी दिखाई देगी, और हर एक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। ठीक है, और इस कविता में कवि ने क्या कहना चाहा है ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कविता। ये देखिए आपके सामने कविता है, कविता बहुत अच्छी है, आपके इसका एक एक शब्द में इसमें बहुत गहराई है, इसी गहराई को आपको समझना है। ठीक है, देखिए पहले 4 पंक्तियां हम पढ़ेंगे, इसे, ये जो पहली 4 पंक्तियां है इसे ही हम चतुष्पदी कहते हैं। देखिए पहले 4 पंक्तियां हम पढ़ेंगे। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। ठीक है, देखिए आपको यहाँ चतुष्पदी में मैंने जो बात बताई थी आपको दिख रही होगी, कविता की पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथी नंबर की पंक्ति में आपको क्या दिखेगा, तुकबंदी नजर आ रही है मुझको, है ना, और तीसरी पंक्ति में कोई तुकबंदी नहीं है, यही इसकी विशेषता होती है, इसी को हम चतुष्पदी कहते हैं। और ये देखिए आप भी, 4 लाइन है, 4 लाइन से ये बनी होती है, इसको हम चौपाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। तुमने, ये जो कवि ने संबोधित किया है ये किसे किया है पता है आपको, ये भूमि को संबोधित कर रहे हैं, धरती माता को संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर कवि, कि तुमने मुझे विश्वास दिया है, मन का उच्छ्वास दिया है। उच्छ्वास का मतलब क्या होता है, उच्छ्वास का मतलब होता है ब्रीथिंग, हम ब्रीथिंग करते हैं ना, हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं ना, जिसे हम इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं, उसे ही हिंदी में क्या कहा जाता है, उच्छ्वास दिया है मुझको। ठीक है, तो कवि का कहना है कि तुमने मुझे विश्वास दिया है, मन का उच्छ्वास दिया है, और मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। यानी कवि का कहना है कि भूमि का हम पे बहुत बड़ी क्या है, भूमि की हम पे बहुत बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि भगवान ने हमें विश्वास भी दिया है,
और मन का उच्छ्वास दिया है, और हमारे ऊपर सिर के ऊपर आकाश भी है, ठीक है। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, ये जो चीजें तुमने दिया है मुझे, मन का विश्वास और मन का उच्छ्वास जो दिया है, इसे मैं भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, यानी कि मुझे आकाश भी मिला है और भूमि भी मिली है, ठीक है। तो पहली 4 पंक्तियों का मतलब क्या है, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। चलो नेक्स्ट 4 लाइन हम पढ़ेंगे। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। देखिए कवि कवि ने यह बहुत अच्छी बात कही है कि सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं। सूत्र का मतलब होता है धागा, सूत्र यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धागा। अब आप बोलोगे कौन से धागे की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आप एक बात समझिए जाइए, हर कविता में देखिए 2 मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है जो ऊपर ही ऊपर हमें दिखाई देता है, और एक मीनिंग होता है जिसमें गहरा मीनिंग होता है कि उसमें कभी आपको क्या कहना चाहते हैं। तो आपको ऊपर में ऊपरा ऊपरी मीनिंग तो वैसे ही समझ जाएगा, लेकिन जो बात कवि कहना चाहते हैं, जो उसकी गहराई है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कवि, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। कवि का ऐसा कहना है कि हमारे जो रिश्तों के धागे होते हैं, यहाँ पे किस धागे की बात की है कवि ने, कवि ने रिश्तों के धागे की बात की है, कि हमारे जो भी रिश्ते होते हैं, आपसी रिश्ते, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, आपके पारिवारिक रिश्ते होते हैं, आपके फ्रेंड्स यानी मित्रता के रिश्ते होते हैं, समाज के साथ आपके रिश्ते होते हैं। तो कवि का कहना है कि ये रिश्ते हम तोड़ नहीं सकते हैं, और अगर एक बार ये रिश्ते टूट गए तो तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। कोई भी चीज आपको पता है ना, तोड़ना बहुत आसान होती है, लेकिन उसे जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो वो बोल रहे हैं कवि कि एक तो पहले तो रिश्ते हमसे टूटते नहीं, क्योंकि हमारे प्रेम पारिवारिक रिश्ते होते हैं जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, और उसे फिर हम तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। और एक बार अगर ये रिश्ते टूट जाए तो हम इन्हें क्या नहीं कर पाएंगे, ठीक से जोड़ नहीं पाएंगे। आपने सुना होगा शायद, किसी भी चीज को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपने एक उंगलीमाल के एक लेसन आपने कभी पढ़ा होगा शायद, तो है ना, अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था, है ना, जो क्या करता था, लोगों की उंगलियां काट लेता था। तो एक बार एक महाराज ने क्या किया, उन्हें सीख देने की कोशिश की। तो उन्हें क्या कहा था उन्होंने, कि आप सामने वाले पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ लाइए। उसने फटाक से 1 सेकेंड में पत्ते तोड़ कर लिया है, ठीक है ना। और फिर उसी महाराज ने उनसे फिर क्या कहा कि अब ये पत्ते आप वापिस झाड़ को जोड़ कर आ जाइए। तो अंगुलीमाल ने क्या कहा कि नहीं, अब मैं इसे जोड़ थोड़ी ना सकता हूँ, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि तोड़ना, जब भी उनके गुरु ने या उनके वो महाराज ने उन्हें यही शिक्षा दी कि हम लाइफ में तोड़ तो किसी भी चीज को आसानी से सकते हैं, लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और वो जुड़ भी जाए तो कहीं ना कहीं क्या होती है, उसमें कसर बाकी रह जाती है ना। आपने एक रहीम का दोहा सुना होगा, रहीम का एक काफी फेमस दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, है ना। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ी जाए। इसका मतलब क्या हुआ था, रहीम रहीम जी उसमें क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपके जो रिश्ते हैं, आप उसे क्या बोल रहे थे, रहीम क्या कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम के धागे को मत तोड़िए, क्योंकि तोड़ने से वो टूट जाएंगे, और एक तो पहले तो वो जुड़ेंगे नहीं जल्दी, और मान लो कि वो जुड़ भी गए तो उनका क्या कहना है, जुड़े तो गांठ पड़ी जाए। अगर किसी धागे को आप जोड़ोगे तो बिना गांठ के तो नहीं जुड़ेगा ना, वहां आपको क्या लगानी पड़ेगी, गठान लगानी पड़ेगी। तो यानी कहीं ना कहीं कसर बाकी रह जाएगी, है ना। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि तोड़ो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए, यानी मन में एक कसक बाकी रह जाती है। इसलिए हमें हमें रिश्तों को क्या करना चाहिए, रिश्ते कहते हैं कांच की तरह अनमोल होते हैं, उन्हें बहुत संभाल कर रखना चाहिए और उन्हें टूटने नहीं देना है। तो कवि भी आपको यही संदेश दे रहे हैं यहाँ पे कि सूत्र या तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए। व्योम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे व्योम का मतलब होता है आकाश।
अगर आप आसमान में चले जाए या कहीं भी उड़ जाए, आसमान में चले जाए का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप अगर कितने भी जीवन में सफल हो जाओ, कहीं भी उड़ जाओ, आपको जीवन की ऊंचाइयों को अगर आप छू जाते हो, यानी आप अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा सफल हो गए, बहुत सक्सेसफुल हो गए, तो भी भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, आप भूमि को नहीं छोड़ सकते, यानी आकाश में उड़ भी रहे हो तो भूमि की, यानी आपको बेसिक जो आपका है, जो आपकी बेसिक चीज है, जो आपकी जड़ है, आप उसे छोड़ने। वृक्ष कितना भी बड़ा हो जाए तो उसको जड़ हलती है क्या? नहीं ना, जड़ को उसे क्या करना पड़ता है, जड़ ने पकड़ के रखा है, इसीलिए आसमान में वृक्ष इतना बढ़ते जाता है। तो भूमि को हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये 4 पंक्तियां भी आपके समझ में आ गई होगी। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, सूत्र का यहाँ पे मतलब होता है रिश्तों के धागे, हम यह नहीं तोड़ सकते हैं और तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, आप चाहे आकाश में चले जाने का मतलब यहाँ पे कवि का ये है कि आप सफलताओं की कितनी भी ऊंचाइयों को हासिल कर लो, आप कितने भी सफल हो जाओ लाइफ में, जीवन में आप कितने भी सफल हो जाओ, कहीं भी उड़ जाओ, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते हो, आप भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली 2 चतुष्पदी हो गई है हमारी। अभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तीसरी हमारी चतुष्पदी है, सत्य है राह में अंधेरा है। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पे? सत्य है, सत्य की राह जो होती है ना, आपने भी देखा होगा, सत्य की राह बहुत मुश्किल होती है ना। सत्य है राह में अंधेरा है, आप अगर सच का साथ दे रहे हो तो आपके राह में बहुत अंधेरा रहेगा। रोक देने के लिए घेरा है, रोक देने के लिए घेरा है मतलब क्या, राह में जो अंधेरा है आपको क्या कर रहा है, रोकने के लिए है वो। लेकिन अब आप पर डिपेंड करता है कि आप रुकते हो या उस अंधेरे को इग्नोर करके या उसको जीत करके आप आगे बढ़ते हो। और क्या है आगे लिखा, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पे, सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य की राह बहुत मुश्किल है, राह में अंधेरा है। जब भी आप आपके गोल को, आपके लाइफ में आप आपके गोल को जब भी अचीव करने के लिए जाओगे तो क्या होगा, बहुत मतलब अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। आपको कई लोग ऐसे रहेंगे जो पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, है ना, ऐसे कहते हैं ना, साथ देने वाले लोग कम मिलते हैं और टांग खींचने के लिए बहुत मिलते हैं, है ना। तो रोक देने के लिए आपको घेरा है, मतलब क्या, आपकी राह में अंधेरा है, जो आपको रोकने के लिए करेगा, आपके सक्सेस के वे में आपको कई सारे ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे रुकावटें लोग डालेंगे, लेकिन फिर भी तुमको क्या करना है, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। फिर भी हमें उन ऑब्स्टिकल्स को, वो जो अड़थड़े आपके लाइफ में आए हैं उनको आपको दूर करके क्या करना है, आगे बढ़ना है और उस पे आपको क्या करना है, उसको जीतना है। ठीक है, तो सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। ठीक है, आपको ये 4 पंक्तियां भी समझ में आ गई होगी। सत्य की राह बहुत मुश्किल होती है, जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपको कई लोग आएंगे जो आपको पीछे की तरफ खींचेंगे, आपको बार बार बहुत मुश्किलें आपकी राह में आएंगी, लेकिन आपको उन मुश्किलों को क्या करना है, दुर्लक्ष्य करना है, उन्हें दूर करना है, उन मुश्किलों को दूर करके आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो ही आप आपके लाइफ के गोल को अचीव कर पाओगे, यानी आपके लाइफ का जो भी आपका लक्ष्य है, आपके जीवन के लक्ष्य को आप क्या करोगे, हासिल कर सकोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है हमारी अगली पंक्तियां है, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि, बल नहीं होता सताने के लिए, अगर आपके पास बल है तो ये लोगों को सताने के लिए नहीं है।
ठीक है। ये बल का प्रयोग आपको किस लिए करना चाहिए? वो करना चाहिए पीड़ित को बचाने के लिए। कोई भी पीड़ित हो, पीड़ित मतलब क्या है यहाँ पे? जो कुछ यानी जो कुछ सहन कर रहा है, जो निर्बल व्यक्ति है। मैंने आपको पहले बताया, जो निर्बल है, मानसिक रूप से निर्बल है, जो शारीरिक रूप से निर्बल है, आप उनकी मदद करिए। बल का प्रयोग किसी को सताने के लिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। बल के दो प्रयोग कर, हर चीज को आप दो इसमें उपयोग कर सकते हो। एक उसका पॉजिटिव उपयोग कर सकते हो या एक निगेटिव, यानी कि हम क्या उसको सकारात्मक इसके इसमें यूज कर सकते हैं या आप उसको नकारात्मक के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन भगवान ने जो चीजें हमें दी है ना, तो वो चीज काय के लिए करनी है हमें? बल नहीं होता सताने के लिए लोगों को, अपने बल का प्रयोग आपको लोगों को सताने के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने बल का प्रयोग आपको किस लिए करना है? पीड़ित को बचाने के लिए। कि समाज में कोई भी पीड़ित है, आपके घर में कोई भी पीड़ित है, उसको बचाने के लिए आप आपके बल का प्रयोग कीजिए। बल मिला है तो बल बनो सबके। अगर आपके पास बल है तो ये बहुत अच्छी बात है, तो आप सबके बल बनो, यानी सबकी हिम्मत बनो, सबकी ताकत बनो, है ना। उन्हें भी आप क्या करो? मोटिवेट करो। शारीरिक रूप से तो जो निर्बल है उन्हें वैसे आप बल दो, और जो मानसिक रूप से जो लोग निर्बल है, जो कॉन्फिडेंस जिनमें नहीं है, तो आप उनके क्या बनो? आप उनके बल बनो। उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, है ना। और आपको क्या करना है? उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, सबको न्याय दिलाने के लिए आपको क्या करना है? उठना है, सबको न्याय। तो आपके पास जो बल है वो किसी के सताने के लिए नहीं है, उसका उपयोग आपको क्या करना चाहिए? उसका उपयोग पीड़ित को बचाने के लिए करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी ये चतुष्पदी। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पंक्ति है ये हम देखेंगे। देखिए, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। कितनी अच्छी पंक्तियां है, देखिए। जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको भी अपने मंजिल का पता है कि भाई मुझे लाइफ में क्या करना है और मुझे कहाँ पहुंचना है, ठीक है। सबसे पहले तो यही कहा जाता है कि आपका गोल हमेशा आपका तय रहना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। नहीं तो क्या बस काम करते जा रहे हैं और पता ही नहीं कि लाइफ में करना क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपकी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको क्या एग्जैक्टली आपको क्या करना है। जैसे आप भी अभी स्टूडेंट्स हो तो 12th के बाद आपको क्या करना है, आपने सबने आपका एक गोल डिसाइड करके रखा होगा, है ना। जैसे किसी को सीए करना है या किसी को टीचर बनना है। आपने कॉमर्स लिया है तो आपने कुछ सोच के लिया होगा। किसी को एडवोकेट बनना है, किसी को सीए सीएस में करना है, एमबीए करना है। तो आपका जो भी लाइफ का जो भी मंजिल है, यानी आपको आपको गोल का पता रहना चाहिए। और उस गोल को पाने के लिए पथ में जो भी संकट आते हैं, पथ का मतलब होता है रास्ता, पथ यानी क्या? रास्ता। रास्ते में आने वाले संकट को वही सहता है, ठीक है, जिसको अपने मंजिल का पता है। आगे क्या लिखा है उन्होंने? एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है ना। और एक दिन क्या करता है? अगर आपको आपके गोल का पता है और अगर आपने आपके गोल को अचीव कर लिया है, तो वही एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ। सिद्धि के शिखर यानी सक्सेस के शिखर, यानी क्या होता है? शिखर यानी शिखर का मतलब होता है पर्वत की ऊंचाई, चोटी को हम शिखर कहते हैं, ठीक है। यानी एक दिन वो सफलता को प्राप्त करता है और अपना इतिहास वही कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कवि ने क्या मतलब संदेश देने की कोशिश की है कि आपके राह में जो भी मुश्किलें आएगी आपको उन्हें दूर करना है। आपके पथ के संकट को सहकर उन्हें दूर कर कर आपको आगे बढ़ना है। और ऐसा ही व्यक्ति, ऐसे ही इंसान एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठेंगे। सिद्धि के शिखर पर बैठेंगे का मतलब होता है कि उन्हें सक्सेस मिलेगी अपनी लाइफ में और अपना इतिहास वो सबको बताएंगे। फिर वो सबको बताते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ के संकटों को कैसे अचीव किया है। ऐसे आपने देखे होंगे ना, कई सारे लोग होते हैं दुनिया में जो आज बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन उन्हें वो सक्सेस को हासिल करने में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत सारे क्या करना पड़ा है? संकटों का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे। जैसे कि आपको पता है हमारे पीएम जो नरेंद्र मोदी है, ये किसी वक्त पर क्या करते थे? रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, है ना।
धीरू भाई अंबानी का भी आपको पता होगा, वो क्या करते थे, पेट्रोल पंप पे, है ना, पेट्रोल भरा करते थे, ठीक है। ऐसे बिल गेट्स हो गए हमारे, उसके बाद हमारे अमिताभ बच्चन जी हो गए, ऐसे कई लोग हैं। और इसके अलावा भी, ये तो गिने चुने हैं। अभी आपने रिसेंटली एक नाम सुना होगा, सिंधुताई सपकाळ का नाम सुना होगा। इतनी अच्छी लेडी थी वो, अभी अभी उनका देहांत हुआ है। उन्होंने भी कई सारे अवार्ड्स, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है समाज के लिए। आपने सुना होगा, उन्हें अनाथांची आई कहा जाता था। अनाथ लोगों के विकास के लिए अनाथ बच्चों को जमा करके उन्होंने क्या किया है। और अगर आप अगर उनकी अगर आपने अगर ऑटोबायोग्राफी अगर पढ़ेंगे आप, या फिर उनके बारे में उन्होंने जो भाषण दिए हैं वो सुनोगे कि उन्होंने कैसे किए हैं, तो आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितना स्ट्रगल उस लेडी ने किया है, कैसे उन्होंने शमशान में जाकर रातें बिताई है, और कैसे उन्होंने आज ये जो सिचुएशन पे वो पहुंचे हैं, तो वो कैसे पहुंचे हैं, है ना। तो कवि का भी यहीं पे यहाँ पे यही कहना है कि जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है ना। जिसको अपने लाइफ में पता है कि उसे क्या करना है, तो वो सारे संकट को क्या करेगा, दूर करेगा। और उसी को एक दिन क्या मिलेगी, लाइफ में सक्सेस मिलेगी। और एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है, फिर वो अपना इतिहास बताएगा, यानी लोगों के लिए वो क्या बन जाता है, एग्जाम्पल बन जाता है वो, कि देखिए बाप रे, हमने इतना संघर्ष करके आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो लोगों को भी उनसे क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी संघर्ष करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो अभी हम अगली हमारी 4 लाइनों पर आते हैं। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें सबसे पहले हम हार्ड वर्ड्स देख लेते। प्रीति का मतलब होता है प्रेम, ओके। क्या बोल, और राह यानी रास्ता, जैसे पथ मैंने बताया था, पथ यानी भी रास्ता होता है और राह यानी भी रास्ता होता है। प्रीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर आप चले आओ, यानी प्रेम की राह पर चले आओ। नीति की राह पर चले आओ, नीति का मतलब होता है नैतिकता, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉरलिटी, मॉरलिटी होनी चाहिए ना। तो प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ, ठीक है। ये प्रीति, ये नीति, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये सबकी है। और गीति की राह पर चले आओ, गीति की राह यानी क्या होता है, गीति यानी एक विश्व, मतलब जैसे हम गीत गुनगुनाते हैं ना, जब हम बहुत हैप्पी होते हैं तो हम कैसे गुनगुनाते हैं। तो कवि का ऐसा कहना है कि आप भी प्रेम और नैतिकता की राह पर चले आओ, और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है। आप सबको प्रेम और नैतिकता का पाठ पढ़ाओ, सबको प्रेम दो, नैतिकता दो, सबसे अच्छी तरह से अगर आप बात करोगे तो गीति की राह पर चले आओ, तो आप क्या रहोगे, आप हमेशा खुश रह सकोगे। और आपकी राह में गीत ही गीत मिलेंगे, यानी आपको क्या मिलेगा, खुशियां ही खुशियां मिलेगी, ठीक है। उसके बाद, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी पंक्तियां कवि ने दी है। नर और नारी का मतलब होता है स्त्री पुरुष, ठीक है। स्त्री पुरुष, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेके कांटों का ताज नर नारी। क्या कहना चाहते हैं कवि इसमें, कवि कहते हैं कि आज स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। आज आप देखते होंगे स्त्रियां, नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करती है, ठीक है। और ये लोग जब साथ में आएंगे, जब ये दोनों साथ में रहेंगे, तो ये क्या कर सकते हैं, समाज को रच सकेंगे, मतलब क्या करेंगे, एक नया इतिहास रच लेंगे, ठीक है। तो कवि का यहाँ पे कहना है कि नर और नारी दोनों भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नर या सिर्फ नारी, ऐसा नहीं। दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए है ना, दो पहियों की जरूरत होती है, वैसे ये दो पहिए हैं हमारे संसार के। यानी जब हम संसार करते हैं तो नर और नारी दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। तो दोनों के सहयोग से, दोनों के आपसी तालमेल से, दोनों के प्रयासों से क्या होगा, क्या बोल रहे कवि, क्या होगा, इससे एक नया समाज क्रिएट होगा, यानी क्या। और क्या क्या लिखा है कवि ने, लेंगे कांटों का ताज। कांटों का ताज का मतलब क्या होता है, कांटों का ताज है, ताज नहीं समझते ना, मुकुट,
यानी सर पे, यानी कांटों का ताज लेंगे, यानी क्या करेंगे, आपको कई लोग आपकी, मैंने बोला ना, आपकी सफलता की राहों में कई लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लोग ताने मारेंगे, लोग आपको बातें सुनाएंगे। तो ये सब चीजों को आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा, ये सब चीजों को यानी कांटों का ताज आपको लेकर चलना पड़ेगा अपने सिर पर। दोनों संगी है और सहचर है, संगी यानी मित्र है, सहचर यानी मित्र है, दोनों एक दूसरे के साथ है, सहचर है। अब रचेंगे समाज नर नारी, ठीक है। और अगर ये दोनों नर नारी एकत्र आके अगर प्रयास करे तो एक नया समाज का निर्माण होगा, एक नया इतिहास का निर्माण होगा, ठीक है। तो कवि यहाँ पे ये आपको संदेश देना चाहते हैं कि नर और नारी में कोई भेद नहीं है, दोनों इक्वल है, और दोनों के सहयोग से, दोनों के आपसी तालमेल और दोनों के प्रयास से ही हमारा समाज का क्या होगा, विकास होगा। यानी दोनों का साथ में रहना जरूरी है, तो ही हमारा घर क्या बन सकता है, घर हमारा स्वर्ग बन जाएगा, हमारा समाज एक बहुत अच्छा समाज बनेगा, ठीक है। अभी आगे की लास्ट हमारा ये 4 लाइन है। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था, ठीक है। क्या बोलते हैं, वर्तमान बोला, वर्तमान यानी प्रेजेंट, यानी आज के समय में जो है उसे हम वर्तमान कहते हैं। और अतीत का मतलब क्या होता है, हमारा पास्ट, जो बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं, अतीत। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, मीत यानी क्या, मीत यानी हमारा सहयोगी, हमारा मित्र, ठीक है। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। वर्तमान हमें बोलता है कि जैसे जो भी हम हमारे भविष्य, हमारे भूतकाल में जो भी हो चुका है, अगर अच्छा नहीं हुआ है तो आपको उसे भुला देना चाहिए। वही बात को लेकर आप बैठोगे कि अरे हमारे साथ तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, और वही चीज को लेकर अगर आप बैठे रहोगे तो आप आगे लाइफ में कभी नहीं बढ़ पाओगे। और अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो आप उससे प्रेरणा लेके और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो वर्तमान हमारा क्या कहता है कि हमारा अतीत बहुत अच्छा था, अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, जो हुआ हमारे साथ वो बहुत अच्छा। आपको क्या मानना है कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, और आगे भी क्या होगा, बहुत अच्छा ही होगा। पॉजिटिव थॉट्स आपको रखना है। गीत मेरा भविष्य गाएगा, और उसी पे आप आपके क्या कर सकते हो, भविष्य का निर्माण कर सकोगे। यो अतीत का भी गीत अच्छा था, ठीक है। तो या आपका अतीत भी अच्छा था, आपका वर्तमान भी अच्छा है, और आपका आने वाला भविष्य भी क्या होगा, अच्छा होगा, अगर आप सारी चीजों को पॉजिटिवली लेते हो तो, है ना, सकारात्मक दृष्टि से आपको देखना है। इसमें लिखा है चुनी हुई कविताएं संग्रह से, है कुछ चुनी हुई कविताएं। मैंने आपको बताया ना, गुलाब और बुलबुल जो थी उसमें से ये पंक्तियां ली है, कुछ चुनी हुई कविताओं में से ये पंक्तियां ली है। तो ये आपकी ये पूरी कविता है, आपको समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छी कविता है, कविता का नाम है नवनिर्माण। इसके नाम में ही बहुत सारा अर्थ छुपा है। नवनिर्माण यानी हमें क्या करना है, कुछ नया निर्माण करना है। नव यानी नया, और निर्माण करना है, एस्टैब्लिश करना है हमें, यानी हमें क्या निर्माण करना है। कवि यहाँ पे हमें संदेश देते हैं कि हमें एक अच्छा समाज तैयार करना है, एक अच्छा विश्व तैयार करना है, ठीक है। हमें कुछ न कुछ नया करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कवि ने आपको यही संदेश देने की कोशिश की है कि आप आपके लाइफ में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, और आपके लाइफ के सक्सेस के वे में आपको कई सारी कठिनाइयां आएगी, परेशानियां आएगी, और उन परेशानियों को आपको दूर करना है। लोग आपको कई बार आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उससे नहीं डरना है, घबराना नहीं है, और आपको आगे बढ़ना है। और उसके अलावा कवि ने यह भी कहने की कोशिश की है कि आपके पास जो बल है, अगर आपके पास जो ताकत है, आपको जो हिम्मत दी है भगवान ने, आप उसका सदुपयोग कीजिए। उसका प्रयोग आप किसी पीड़ित को सताने के लिए मत कीजिए, बल्कि उसके उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए कीजिए। लोगों का बल बनो, यानी आप तो बलशाली हो और आप लोगों को मोटिवेट करो
ताकि वो भी आपके इस प्रयास में शामिल हो सके, वो भी समाज के हित के लिए काम कर सके। और कवि का कहना है कि जो हमारा समाज है उसे हमें आगे बढ़ाना है, उसमें हमें स्वतंत्रता, समानता और मानवता को स्थापित करना है। ठीक है। और उसी के साथ कवि ये भी कहते हैं, आपके आपसी प्रेम के रिश्तों को आपको तोड़ना नहीं है, उन्हें लेकर चलना है। सभी से आपको नैतिकता और मानवता के साथ ही आपको पेश आना है, जिससे आप आगे बढ़ सकोगे। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको कवि ने क्या दिया है, संदेश दिया है। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ है। फिर ये देखिए, वैसे शब्दार्थ में आपको बीच जब कविता की 4 पंक्तियां जब मैंने पढ़ाई थी तभी मैं आपको जो भी आपके हार्ड वर्ड्स थे वहां मैंने बताया था। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है व्योम यानी आकाश, सहचर यानी साथ चलने वाला मित्र, सिद्धि यानी सफलता, और मीत का मतलब होता है मित्र, दोस्त जिसे हम कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको प्रश्न संग्रह स्वाध्याय दिया है कि बल किसके इसके लिए होता है, बल किस लिए होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि बल किस लिए होता है। बताइए, बल किस लिए होता है। दूसरों को सताने के लिए नहीं होता है ना, बल्कि बल किसके लिए होता है, पीड़ितों के उत्थान के लिए होता है, उनकी सुरक्षा के लिए होता है, जो लोग निर्बल है उनकी सहायता के लिए होता है। ठीक है। जिसे मंजिल का पता रहता है वो क्या करता है, वो सारे संकटों को यानी पथ के सारे संकट को दूर करता है। ठीक है। उसके बाद आपका ये शब्द संपदा है। इसमें निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार करके उनका अर्थपूर्ण वाक्य आपको बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है नीति, है ना, तो आप इससे क्या बनाओगे, अनीति, है ना। उपसर्ग वाले शब्द तैयार करके उनसे अर्थपूर्ण उसका फिर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि हमें अनीति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। ठीक है। बल, बल है तो उसका क्या बनेगा, निर्बल, हमें हमेशा निर्बल व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। इस तरह से आपको उपसर्ग युक्त शब्द तैयार करके उनका वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। तो आई होप सो आपको कविता समझ में आई होगी। मैंने आपको बताया कविता में हमेशा 2 मीनिंग होते हैं, जो ऊपर ऊपर दिखता है हमें और एक उसमें एक गहराई में जो मीनिंग छुपा है। तो आपको कभी भी जो कविता में जो उसमें कवि जो संदेश देना चाहते हैं उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें आपको कवि ने क्या कहने की कोशिश की है। ठीक है। इसके अलावा और भी इसमें नीचे और भी आपके स्वाध्याय में है। अभिव्यक्ति है, जैसे धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। और समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है, इस पर आपके विचार लिखिए, या आप लिख सकते हो। और इसके बाद रसास्वादन में देखिए आपको क्या क्या आया है कि रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियां, और वो पसंद आने के क्या कारण है वो आपको लिखना है उसमें। और कविता का केंद्रीय भाव, किस मतलब मेन पॉइंट क्या है, केंद्रीय भाव मतलब क्या, मेन चीज कवि आपसे क्या संदेश देना चाहते हैं वो। ठीक है। उसके बाद साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान में चतुष्पदी के लक्षण आपको लिखने हैं। चतुष्पदी के क्या लक्षण होते हैं मैंने आपको बताए थे। चतुष्पदी 4 पंक्तियों वाली होती है, जो एक चौपाई की तरह होती है, और जिसके पहली, दूसरी और चतुर्थ पंक्ति में तुकबंदी होती है। ठीक है। और हर चतुष्पदी अपने आप में क्या होती है, पूर्ण होती है, मतलब एक चतुष्पदी का मीनिंग पूरी तरह से वहां पूरा हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम आपको लिखना है, जैसे हमने पढ़े ऊपर गुलाब और बुलबुल, और बहुत सारे काव्य संग्रहों के नाम पढ़े हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपको फिर वाक्य शुद्ध करके लिखना है। ठीक है। जैसे ये जो वाक्य है इसमें कहीं ना कुछ मिस्टेक है, यानी कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक कह लो या मात्राओं की मिस्टेक है या कहीं पर, तो आपको उसको वाक्य को क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। ठीक है। ओके।